चैप्टर में हमने देखा था टॉम की फाइट पुलिस वाले जे के साथ स्टार्ट हो चुकी थी और इस चैप्टर की शुरुआत वहीं से होती है जब टॉम जे के मुंह पे मुक्का मार के उसको जमीन में चिपका देता है और कहता है, हमारी जनरेशन में हर कोई चार का ही इस्तेमाल किया करता था, लेकिन इस प्यारे हरामजादे को देखो तो इसने इसे डॉज कर लिया। और सच में ये जो मुक्का होता है ये जे के गाल से टच होके जमीन पे पड़ा होता है, लेकिन टॉम के पंच ने इसके गाल को इतना गंदा रगड़ा होता है कि वहाँ से छिल चुका होता है। मतलब कि अगर ये पंच इसके मुंह पे पड़ जाता तो इसका काम 25 था। लेकिन जे जमीन से उछलते हुए अपने रिफ्लेक्स दिखा के टॉम की ठुड्डी में एक लात मारता है, जिससे टॉम को कोई भी असर नहीं होता और कहता है, मुझे लगा कोई भी नॉर्मल इंसान मेरे पंच से मर जाएगा, इसलिए मैंने अपनी ताकत का पूरा इस्तेमाल नहीं करा, लेकिन तू मेरे हमले से बच गया। तेरा नाम जे था, है ना? जे लड़ने के लिए खड़ा तो होता है, लेकिन उसको भी पता है कि उसको यहाँ पे खड़ा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि टॉम के इस रूप के सामने जो खड़ा होता है वो आगे चल के खड़ा होने के लायक नहीं रहता। इसलिए जे हाँफते हुए अपने मन में कहता है, मैं लगभग मर ही गया था, सिर्फ एक हमले ने मुझे मार दिया था। मैं जिंदा हूँ क्योंकि उसको नहीं पता मैं कितना काबिल हूँ, लेकिन इसने 4 का इस्तेमाल करा। इसका मतलब सिर्फ एक चीज से इतना बड़ा अंतर आ गया हमारे बीच में। जे हाँ, मुझे अब याद आ गया है, तो तू है किंग मेकर जे। बिस्किम ने एक बार मुझसे किसी बड़े आदमी के बारे में बात करी थी, लेकिन मुझे उसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। लेकिन जो मुझे मिला वो था ये जे नाम का इंसान, यानी कि उस बड़े आदमी का राइट हैंड मैन जिसको उसने खुद ट्रेनिंग दी है, किंग मेकर जे। मैंने सोचा नहीं था तो इतनी आसानी से मेरे सामने आ जाएगा। जे टॉम के ऊपर हमला करने के लिए जंप करता है और कहता है, ये सब सिंपल है क्योंकि ये सब कुछ हमारे प्लान के अकॉर्डिंग हो रहा है। क्या तेरा मरना भी तेरे प्लान का हिस्सा है? टॉम ने तो सोच लिया होता है जैसे ये पास आएगा ये उसका कुत्ता बना देगा एक मुक्का मार के, लेकिन जे इतना भी बेवकूफ नहीं जो टॉम से सीधा भिड़ जाए। वो अभी टॉम के हमला करने की जगह उसके ऊपर से जंप करके निकल जाता है और सीधा लैंड करता है अपनी बाइक के सामने। लेकिन टॉम बहुत ही स्पीड में इसके एक पंच मारता है और कहता है, तू मुझसे भाग नहीं सकता। लेकिन जे उससे भाग नहीं रहा था, वो तो बाइक के पास रखी हुई एक शील्ड उठाने गया था, जिससे उसने अभी टॉम के हमले को ब्लॉक करा है। और टॉम कहता है, तो अब ये क्या है? एक नया आइटम। और टॉम को भी समझ आता है ये अभी भाग नहीं रहा था बल्कि इसको उठा रहा था। हमले को ब्लॉक करने के बाद जे थोड़ा सा फ्लैक्स करते हुए कहता है, ये एक खास तरीके की बुलेट प्रूफ शील्ड है जो कि टाइटेनियम और सेरामिक्स की बनी है, और जो लास्ट में मैंने बोला उसका मतलब होता है चीनी मिट्टी। खैर जे बताता है ये जो शील्ड है ये यूएस प्रेसिडेंट की बुलेट प्रूफ लिमोजीन कार का रेफरेंस लेके बनाई है, और ये इतनी ज्यादा हार्ड है कि इसमें तुम तक भी स्क्रैच नहीं मार सकते। लेकिन टॉम के मुक्के से इस शील्ड ने चटकना स्टार्ट कर दिया होता है और टॉम कहता है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। इतने में ही जे शील्ड से टॉम के ऊपर हमला करता है, जिससे टॉम पीछे होके बच जाता है। बट जे शील्ड को जमीन में टिका के उसका सपोर्ट लेके एक लात मारता है टॉम के, जिसे ऑब्वियसली टॉम ब्लॉक कर लेता है और कहता है, जरा देखो तो, तुझे लगता है तू कैप्टन अमेरिका या फिर कैप्टन कोरिया जैसा कुछ है? हाँ। लेकिन जे इसके बाद टॉम के एक घूमती हुई लात बजाता है जिसको टॉम दोबारा से ब्लॉक कर लेता है, और इतने में ही जे टॉम की नजरों के सामने से गायब हो जाता है और जंप करके आता है उसके बिल्कुल पीछे, और टॉम का सर जमीन में चिपका के उसके ऊपर शील्ड ही शील्ड बजा देता है। ये हमला काफी खतरनाक होता है, इसलिए जे अपने मन में कहता है, ये काम कर रहा है, ये डेफिनेटली काम कर रहा है। लेकिन जे हैरान हो जाता है क्योंकि अगले ही पल वो देखता है टॉम बिल्कुल रिलैक्स है और कहता है, क्या तेरा हो गया? तूने तो मुझे हैरान ही कर दिया था। और उठ के जे की शील्ड में एक खतरनाक सा पंच मारता है जिससे वो और ज्यादा चटक जाती है। जे जमीन में गिर चुका होता है और शील्ड अब भी उसके सामने होती है, और टॉम शील्ड के ऊपर अब भी अपना सर बजाया जा रहा होता है और कहता है, मैंने सोचा नहीं था तू इतना अच्छा फाइटर है। इसके बाद इस्तेमाल करता है टॉम मास्टरी ऑफ स्ट्रेंथ और स्पीड का, और इस दौरान जे भी उठ के पुलिस वाली कार के पास आ चुका होता है। उसे पता है अब टॉम का एक काफी ज्यादा खतरनाक हमला आने वाला है, और ये हमला स्ट्रेंथ और स्पीड को मिला के एक यूनिक स्किल बनाता है जिसका नाम है मनी डीमन माइजर। टॉम अभी कतई हैवान लग रहा होता है और कहता है, उस इंसान की बंदूक से मुझे यही उम्मीद थी, किंग मेकर। और इतनी ज्यादा खतरनाक स्पीड से जे के ऊपर हमला करता है कि हमें दिखता भी नहीं कि ये गया कब वहाँ पे, क्योंकि हमें तो सीधा दिखाया जाता है एक ब्लास्ट जिसमें जे के पीछे वाली कार के 2 टुकड़े हो चुके होते हैं, और जो उसकी शील्ड थी जो यूएस प्रेसिडेंट की लिमोजीन कार को देख के बनाई गई थी, उसके टुकड़े ऐसे हो जाते हैं जैसे गलती से मैंने बचपन में अपने दादाजी का चश्मा अपने पैर से दबा के तोड़ दिया था। और अभी टॉम का मुंह देख के भी मुझे ऐसा ही लग रहा है जैसे वो ये सोच रहा है कि कहीं जे इसके पैसे न मांग ले उससे। लेकिन यहाँ पे मैं गलत हूँ, टॉम कुछ और सोच रहा है। वो कहता है, वो अब तक बकवास कर रहा था कि उसकी बुलेट प्रूफ शील्ड कितनी ज्यादा अच्छी है, लेकिन उसके बावजूद भी सर यूएस प्रेसिडेंट यहाँ से भाग गए। हाँ, सच में कितना बोरिंग बंदा था। लेकिन अब भी जय यहाँ से भागा नहीं है, बल्कि जिस हाईवे पे इनकी फाइट हो रही थी वो उसके साइड से अपने एक हाथ से लटका हुआ होता है, और अपनी घड़ी को देखते हुए अपने मन में कहता है 2 मिनट 4 सेकंड, लेकिन मुझे लगा था मैं इससे ज्यादा टिकूंगा। उसका एक हाथ नकली है, उसके बावजूद भी मैं इतना ही टिक पाया। मैं थोड़ा हैरान हूँ
लेकिन मुझे लगता है इतना काफी होगा हमारे प्लान को अच्छी तरीके से काम करने के लिए। और हाईवे के ऊपर की तरफ टॉम अभी इसकी बाइक लेके यहाँ से भाग चुका होता है मिस किम को बचाने के लिए, और अपने मन में कहता है, मिस किम, बस मेरा इंतजार करो, मैं यानी कि टॉम ली आ रहा है। लेकिन इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वर्कर्स की सेकंड अफिलिएट का सीन, जहाँ पे कुरोदा रियोहे और किंग ऑफ पोहैंग ने एक दूसरे के मुंह पे मुक्के बजा रखे होते हैं। पोहैंग का किंग मुशॉक जैंग कहता है, सच में मैं बहुत हैरान हूँ, मैंने सोचा नहीं था तुम में से कोई भी सेकंड जनरेशन का बच्चा मेरे हमले को झेल पाएगा, लेकिन नहीं, सिर्फ मेरे हमलों से कुछ नहीं होगा। और रियोहे के मुंह पे मुक्का बजाने के बाद ये मारता है एक मुक्का रियोहे के पेट में। इसके बाद रियोहे के पेट में पड़ती है एक लात और ये दोबारा कहता है, हमारी जनरेशन में तुझ जैसे काफी लोग हैं, जरा नजर घुमा के अपने लोगों की हालत देख, हम लोग भी तुम्हारी तरह बस ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए अगर तुम हमसे नफरत भी करते हो तो क्या, वैसे भी उन लोगों ने हमसे कहा है वो बात का सब कुछ हैंडल कर लेंगे। और अभी जो ब्लैक वर्कर्स को पोहैंग और पैजू के बंदों ने पकड़ रखा होता है वो सारे एक झटके में ही उन सबको निपटा देते हैं। मतलब ये फर्स्ट जनरेशन के किंग्स के साथ के बंदे भी काफी खतरनाक हैं। किसी ने ब्लैक वर्कर्स के बंदों की गर्दन चटका दी, किसी ने एक घप में अप कर दिया उन्हें। और मेगामी कैंता जो पिछले चैप्टर में काफी ज्यादा हीरो बनते हुए ये बोल रहा था कि तुम एक मेगामी के सामने कैसे लापरवाह हो सकते हो, उसे किंग ऑफ पैजू ने उसकी गर्दन से हवा में उठा रखा होता है। और कैंता कराहती हुई आवाज में कहता है, रियोहे भाग। लेकिन किंग ऑफ पैजू शियोन चोई के चेहरे में एक स्माइल होती है और कहता है, कितना भावुक सीन है, मैंने तुझे कहा था तेरे आखिरी शब्द कहने के लिए, लेकिन उसके बावजूद भी तुझे अपने साथ वालों की चिंता है, इतने शर्म की बात है, तेरी स्किल्स उतनी भी बुरी नहीं थी, गुड बाय। और इतना कहते कहते इसने कैंता की गर्दन इतनी दबा दी होती है कि उसकी आंखें सफेद पड़ चुकी होती है, हाथ ढीले हो गए होते हैं। नॉर्मली मैं इसको मरा हुआ घोषित कर देता, लेकिन पीटीजे हमें कभी भी अपने सरप्राइजेस से धप्पा कर सकते हैं, इसलिए इसे मरा हुआ नहीं बोलूंगा मैं भी। खैर कैंता का काम करने के बाद किंग ऑफ पैजू कहता है, इसी के साथ हम लोग शर्त जीतते हैं। लेकिन बिल्कुल इसी टाइम पे रियोहे मित्सुकी को लेके यहाँ से भाग रहा होता है। इसलिए किंग ऑफ पोहैंग के लोग बोलते हैं, जीत हार तो बाद में होगी, पहले वो देख, वो लोग भाग रहे हैं। और रियोहे भागते भागते मित्सुकी को कहता है, मित्सुकी भागो, तुम्हें पता है ना तुम्हें क्या करना है, जल्दी से जाके स्टोरेज रूम के अंदर छुप जाओ। लेकिन 6 मुस्टंडे बिल्कुल उसके पीछे आ जाते हैं और कहते हैं, हम तुझे ये नहीं करने देंगे। और किंग ऑफ पोहैंग और पैजू आपस में दोबारा से शर्त लगाते हैं, जो इन दोनों को पहले मारेगा वो जीतेगा। लेकिन इतने में ही रियोहे ने चेन से लिपटा हुआ अपना डंडा बाहर निकाल लिया होता है और इन दोनों के घुमा के मार देता है, जिससे बचने के लिए इन्हें पीछे होना पड़ता है। और मित्सुकी स्टोरेज रूम के अंदर पहुंच चुकी होती है। रियोहे बाहर से उसको बंद करते हुए कहता है, ये एक लड़की का कमरा है ना, एक मर्द होने के हिसाब से कहीं की तमीज नहीं कि तुम सीधा ऐसे ही अंदर घुस जाओ। लेकिन मित्सुकी अंदर से चिल्ला के बोल रही होती है, रियोहे आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से दरवाजा खोलो, मजाक करना बंद करो। लेकिन रियोहे अपने कानों में सिक्योरिटी ईयरपीस लगाता है और कहता है, या मजाक करना बंद करो, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए, क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे लिए सीरियस था। जब मैं तुमसे पहली बार मिला था तब से लेके आखिरी पल तक। अब ये मत कहना कि तुम्हें लगा था कि मैं वो सब कुछ मजाक कर रहा था। मैं तुम्हारे लिए ही जीऊंगा और तुम्हारे लिए ही मर जाऊंगा। हे दोस्तों, क्या तुम अब यहाँ से वापस जा सकते हो, क्योंकि ये कमरा दुल्हन का वेटिंग रूम है और वो अकेला इंसान जो इस कमरे को खोल सकता है वो हूँ मैं, यानी कि दूल्हा कुरोदा रियोहे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं यूजिन लोगों की एम्बुलेंस के पीछे अभी काफी सारी जेम्स ली लोगों की कारें पड़ी हुई होती हैं। मैंडियोक जो कार चला रहा होता है ईयरपीस से यूजिन से बात करते हुए कहता है, मुझे माफ करना चेयरमैन। वाइस चेयरमैन, अभी तुम ये क्या कर रहे हो? हमारी कार अभी काफी ज्यादा भारी है और दुश्मन काफी ज्यादा तेज हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे हेडक्वार्टर्स पहुंचने से पहले वो हमें पकड़ लेंगे और जब ऐसा होगा तो सबसे पहले वो आपके ऊपर हमला करेंगे। हम स्किल्ड फाइटर्स के अगेंस्ट आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे, इसलिए अभी हमें फैसला करना होगा। फैसला किस तरीके का? मैंडियोक ड्रिफ्ट मार के एक टनल के आगे कार रोक देता है और उससे उतरते हुए यूजिन से और ब्लैक मास्क वाले बंदे से कहता है, ये गाड़ी भारी है, इससे सामान को निकलना होगा। अब गाड़ी तुम चलाओगे, चेयरमैन को हेडक्वार्टर्स तक पहुंचाना तुम्हारा काम है। तुम्हें वीवीआईपी और चेयरमैन की रक्षा करनी होगी। और बॉस मैं आपके लिए इस टनल को ब्लॉक करूंगा। वाइस चेयरमैन, आखिर तुम्हें क्या बोल रहे हो? बॉस, मुझे ये करना ही होगा, क्योंकि अगर कोई कमजोर फाइटर उनको रोकने की कोशिश करेगा वो उन्हें ज्यादा देर तक रोक नहीं पाएगा और वो लोग आपको पकड़ लेंगे। और अगर वीवीआईपी यहाँ पे रुकता है तो आपकी रक्षा करने के लिए कोई नहीं होगा। ये टनल एक लौता रास्ता है हमारे बेस तक जाने का। अगर मैं इस रास्ते को रोक के रखता हूँ तो आप सेफली बेस तक पहुँच जाओगे। मिस्टर चेयरमैन, मेरी चिंता मत करो, यहाँ पे मैं किसी नॉर्मल इंसान की तरह खड़ा नहीं हूँ। यहाँ पे मेरे साथ है मेरा संकल्प, मैं यहाँ से एक भी इंसान को आगे नहीं जाने दूंगा। यूजिन कार के अंदर से चिल्ला रहा होता है, लेकिन ब्लैक वर्कर ने कार भगा दी होती है और इन लोगों के पीछे जो काफी सारी कार्स आ रही थी वो मैंडियोक के सामने आके रुक जाती हैं। और इसके अंदर से निकलते हैं कुछ काफी सारे खतरनाक बंदे और कहते हैं, ओह
तुमने वो सुना उसने क्या कहा? ये अपने चेयरमैन को बचाने के लिए खुद यहाँ पे रुक गया। शियाल के बंदे तो काफी ज्यादा वाइब्स वाले हैं। और ये वाला जो है इसका नाम है चिल्सू कैंग, जो कि जोलाडो के जियोंजू का किंग है। और दूसरा वाला जिसके शरीर पे पप्पियों के निशान है, ये है योंगजिन, जो कि जोलाडो के शनचियोन का किंग है। इसके बाद किंग ऑफ शिनैन और किंग ऑफ ब्योल्गो भी कहते हैं। अगर हमारे गाँव की बात होती तो कोई इस हद तक नहीं जाता। बड़े भाई चैंगसू को ये पसंद नहीं आएगा, इसलिए जल्दी से इसको मार के इसके चेयरमैन को पकड़ते हैं। और ये चारों के चारों किंग्स जोलाडो के अंडर में आते हैं, यानी कि चैंगसू के। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे यूजिन लोग फॉर्चून पेपर वाला गेम खेल रहे थे। और यूजिन के फॉर्चून पेपर में उस वक्त आया था कि यूजिन की किस्मत काफी ज्यादा खराब होने वाली है, और मैंड्योक के पेपर में था कि इसकी किस्मत काफी ज्यादा अच्छी होगी। इसलिए मैंड्योक यूजिन से कहता है, आप मेरा वाला पेपर ले लो और अपना पेपर मुझे दे दो। वैसे भी आप इन चीजों पे यकीन नहीं करते तो इससे आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यूजिन कहता है, लेकिन इससे तो तुम्हारा नुकसान है ना, तुम अच्छा वाला पेपर मुझे दे रहे हो और बुरा खुद ले रहे हो। बट मैंड्योक दोबारा से यही कहता है, आप तो इसके ऊपर यकीन नहीं करते तो इसमें मतलब इतना क्या सोचना, दे दो बस मुझे। इसलिए यूजिन स्माइल के साथ ये काम कर देता है और कहता है, हाँ ठीक है, जैसा तुम्हें अच्छा लगे। लेकिन प्रेजेंट मोमेंट में वो फॉर्चून पेपर वाली बात बिल्कुल सच साबित होती हुई दिखाई दे रही होती है। सच में यहाँ पे मैंड्योक की किस्मत फूट चुकी होती है। उसके आगे काफी सारे दरिंदे खड़े होते हैं और मैंड्योक कहता है, चेयरमैन यहाँ पे नहीं है, तुम बिना अपॉइंटमेंट के उनसे नहीं मिल सकते। लेकिन मैंड्योक जो ये बात बोल रहा है, ये बात र्यूहे भी सुन पा रहा होता है, क्योंकि उसके कान पे एक ईयर पीस लगा है। और मैंड्योक को सुनने के बाद र्यूहे कहता है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं कि इसको पहनने के बाद मुझे अजीब क्यों लग रहा था। आखिर ये तेरे साथ कनेक्ट क्यों है? पूरोदा र्यूहे, आखिर वहाँ पे चीजें कैसी चल रही हैं? भाई हम सबकी तो यहाँ पे लगी पड़ी है। मुझे लगता है आज यहाँ से जिंदा बच पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा बुरी किस्मत है ना? पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि मैं मित्सुकी को अपनी जान देके भी बचाऊंगा। तो फिर ये बहुत ज्यादा बुरी किस्मत कैसे हो सकती है? और अभी इन दोनों के सामने ही काफी सारे लोग होते हैं इनको मारने के लिए, और इसमें कोई भी शक वाली बात नहीं कि अकेले तो ये इतने सारे लोगों को नहीं रोक सकते। इसलिए आगे ये देखना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा कि अगर ये लोग बचेंगे तो कैसे बचेंगे, इनको कौन बचाएगा या फिर ये बचेंगे ही नहीं। यार इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और जो कोई भी चैनल पे पहली बार आया है, अपनी स्पीड मास्टरी दिखाते हुए सब्सक्राइब बटन को इतनी फास्ट प्रेस कर दो कि तुम्हें खुद पता ना चले। ओके, फिर अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। मेरे सामने तुम्हारा ध्यान भटक गया, कितने बेवकूफ हो, एक मेगामी के सामने ऐसा करा तुमने।